प्यारे दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह निरंतर अध्ययन अध्यापन में लगे हुए होंगे और अपनी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी लोग समर्पित हैं। आज हम यहाँ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें है आर्यों का भारत आगमन। आर्य लोग भारत कब आए और आर्यों का जन्म स्थान क्या था और आर्यों का सिद्धांत क्या था और आर्यों के स्थानों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और उनकी पृष्ठभूमि और परिवेश क्या था, यह सब जानने की आज हम आशा रखते हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। आर्य कौन थे? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा अच्छे कुल में उत्पन्न, परंतु व्यापक अर्थ में आर्य एक जाति का नाम है जिनके रूप, रंग, आकृति तथा शरीर का गठन विशेष प्रकार का होता है। यह लोग लंबे डील डौल के हृदय पुष्ट, गोरे रंग के, लंबी नाक वाले और वीर तथा साहसी होते थे। भारत, ईरान तथा यूरोप के विभिन्न देशों के निवासी इन्हीं की संतान माने जाते हैं। सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग वेदों में लिखने वालों ने किया था। इन आचार्यों ने अपने को आर्य और अपने विरोधियों को दस्यु अथवा दास कहना प्रारंभ किया था। अपने को आर्य कहने का कारण यह जान पड़ता है कि ये लोग अपने को अनार्यों से अधिक श्रेष्ठ तथा कुलीन समझते थे। आर्य लोग शीतोष्ण कटिबंध के निवासी थे और दूध, मांस तथा गेहूँ इनके खाद्य पदार्थ थे। ठंडी जलवायु में रहने तथा पौष्टिक पदार्थों के खाने के कारण ये बड़े ही बलिष्ठ, वीर तथा साहसी होते थे। यह लोग अपने जीवन के आरंभिक काल में बड़े पर्यटनशील थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। यह लोग पशुओं को पालते थे और कृषि करना भी जानते थे। यह लोग बड़े युद्धप्रिय होते थे और अपने हथियारों की बड़ी चतुरता से चलाना जानते थे। प्रकृति से इन लोगों का बड़ा प्रेम था और हर प्रकार के विचारों तथा भावों के ग्रहण करने के लिए ये लोग उद्यत रहते थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज मेनली दैट ऑफ द आर्यंस ऑफ इंडिया। इट्स सोर्स इज ऋग्वेदा, which is the earliest book not merely of Indians but of the entire Aryan race. In thus throws light not merely on Indo-Aryan history but no general Aryan origins on prehistoric phases of Aryan religion, culture and language. आर्यों का सिद्धांत क्या था और किस प्रकार से यह अपने जीवन में आगे बढ़ते थे, तो इन सब बातों का समरी जो है वो आर्य श्रेष्ठ, सभ्य या कुलीन व्यक्त हुआ करते थे। भारत में आर्यों के आगमन से ही वैदिक संस्कृत का भी आरंभ माना जाता है। अब आर्यों का मूल स्थान जानेंगे तो इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, लेकिन मुख्य मत जो है वो इस प्रकार से हैं। मैक्स मूलर मध्य एशिया सिद्धांत, आर्य मूल रूप से मध्य एशिया यानी कि कैस्पियन सागर के आसपास के निवासी थे। दूसरा है जर्मनी या यूरोप सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्य यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग से आए। तीसरा है भारत सिद्धांत। लोकमान्य तिलक और दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, परंतु अधिकांश इतिहासकार मध्य एशिया सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तीसरा है भारत आगमन का समय। आर्यों का भारत में आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वह उत्तर पश्चिम दिशा से यानी अफगानिस्तान और ईरान मार्ग से भारत में प्रवेश किए और आर्यों का भारत आगमन के चरण, प्रथम चरण जो थे आर्य सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसे। इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है।
और द्वितीय चरण था इसका बाद में गंगा यमुना के मैदानों की ओर बढ़े, यह उत्तर वैदिक काल कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि आर्यों का जीवन और संस्कृत। तो जीवन और संस्कृत पर यदि हम प्रकाश डालें तो हमें यह इस प्रकार से मिलता है कि वे यज्ञ प्रिय और ईश्वर विश्वासी थे। उनका प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि उनके प्रमुख देवता थे। समाज पितृ सत्तात्मक था और गोपालन व कृषि उनके मुख्य व्यवसाय थे। आर्य समाज धीरे धीरे 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हुआ। आर्यों के आगमन का प्रभाव भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, संस्कृत भाषा का विकास हुआ, धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और सामाजिक नियमों की परंपरा आरंभ हुई। धीरे धीरे ग्राम आधारित जीवन प्रणाली का विकास हुआ। नेक्स्ट आता है शीर्षक। तो निष्कर्ष इस प्रकार से निकलता है कि आर्यों का भारत आगमन केवल एक जनजातीय स्थानांतरण नहीं था, बल्कि इससे भारतीय संस्कृत, धर्म और समाज की नींव पड़ी। भारत की संस्कृत, भाषा और धर्म आज भी आर्यों की उस वैदिक परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो आर्य लोग थे वो आर्यों का आद्य देश, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, यह एक अत्यंत विवादाग्रस्त है। आर्यों के मूल स्थान की विवेचना जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि इस विषय पर कोई भी धारणा स्थापित नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में सहारा लिया और आर्यों के आदि देश के संबंध में 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नंबर 1 यूरोपीय सिद्धांत, नंबर 2 मध्य एशिया का सिद्धांत, और नंबर 3 है आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, और नंबर 4 है भारतीय सिद्धांत। इस प्रकार से आर्य अपना जीवन, आर्यों का विस्तार यदि हम जानें तो यूरोपीय सिद्धांत में अगर विस्तृत अध्ययन करें तो मिलता है कि भारत तथा संस्कृत की समानता के आधार पर कुछ विद्वानों ने यूरोप को आर्यों का आदि देश बताया है। आर्य लोग सबसे अधिक संख्या में भारतवर्ष, ईरान तथा यूरोप के विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। इनकी भाषा में बड़ी समानता पाई जाती है। पितृ, पिदर, पेदर तथा फादर और मातृ, मादर, मेटर तथा मदर शब्द एक ही अर्थ में संस्कृत, फारसी, लैटिन तथा अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन भाषाओं के बोलने वाले कभी एक स्थान पर रहते रहे होंगे। अब यह जान लेना आवश्यक है कि यूरोप में कौन सा स्थान आर्यों का आदि देश हो सकता है। डॉक्टर पी गाइल्स के विचार में ऑस्ट्रिया हंगरी का मैदान आर्यों का आदि देश था, क्योंकि यह मैदान समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और वह सभी पशु तथा वनस्पत अर्थात गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, गेहूँ, जौ आदि इस मैदान में पाए जाते हैं, जिनसे प्राचीन आर्य परिचित थे। पेनका के जर्मन प्रदेश को और नेहरिंग के ने दक्षिण रूस के घास के मैदानों को आर्यों का आदि प्रदेश बतलाया है। जिन विद्वानों ने यूरोप को आर्यों का आदि देश बतलाया है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में कई तर्क भी उपस्थित किए हैं। उनका कहना है कि यूरोप का यह मैदान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहां उन सभी पक्षियों तथा वनस्पतियों का होना संभव है जिनका उल्लेख आर्य साहित्य में किया गया है। यह मैदान उन स्थानों के निकट है यहाँ यूरोप के आर्यों की भिन्न भिन्न शाखाएं निवास कर रही हैं। चूँकि यूरोप में आर्यों की संख्या एशिया के आर्यों की संख्या से अधिक है, इसलिए कि आर्य लोग पश्चिम से पूर्व की ओर गए हों। इस क्षेत्र में कोई ऐसे सघन वन, मरुभूमि अथवा पर्वतमालाएं नहीं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। अतएव पश्चिम की ओर से पूर्व को जाना अत्यंत सरल है। यूरोपीय सिद्धांत के समर्थकों का यह कहना है कि प्रव्रजन प्रायः पश्चिम से पूर्व को हुआ है और पूर्व से पश्चिम को नहीं। दूसरा आता है मध्य एशिया का सिद्धांत। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश बतलाया है। मैक्स मूलर महोदय का कहना है कि आर्य जात तथा उनकी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा अवेस्ता से होता है, जो क्रमशः भारतीय तथा ईरानी आर्यों के धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय तथा ईरानी आर्य बहुत दिनों तक एक साथ निवास करते रहते थे। अतएव इनका आदि देश तथा ईरान के सन्निकट कहीं रहा होगा। वहीं से एक शाखा ईरान को, दूसरी भारतवर्ष और तीसरी यूरोप को गई होगी। वेदों तथा अवेस्ता से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन आर्य पशु पालते थे तथा कविता करते थे। अतएव यह एक लंबे मैदान में रहते होंगे।
ये लोग अपने वर्ष की गणना हिम से करते थे। हिम मतलब बादल, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह प्रदेश शीत प्रधान रहा होगा। कालांतर में ये लोग अपने वर्ष की गणना शरद से करने लगे, जिसका तात्पर्य ये है कि लोग बाद में दक्षिण की ओर चले गए, जहाँ कम सर्दी पड़ती थी और सुंदर बसंत ऋतु रहती थी। ये लोग घोड़े रखते थे, जिन्हें वे सवारी के काम में लाते थे और रथों में जोतते थे। गेहूँ तथा जौ का भी उल्लेख आर्य ग्रंथों में मिलता है। इन तथ्यों के आधार पर मैक्स मुलर महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का आदि देश था, क्योंकि ये सभी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती थी। जहाँ पर एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाद में शक, कुषाण, हूण आदि जातियाँ यहीं से भारत गई थी। मध्य एशिया से ईरान, यूरोप तथा भारतवर्ष तीनों जगह जाना संभव तथा सरल भी है। यह संभव है कि जनसंख्या की वृद्धि, भोजन तथा चारे के अभाव तथा अथवा प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण ये लोग अपनी मातृभूमि को त्यागने के लिए विवश हो गए हों। मध्य एशिया में जल का ना होना, भूमि का अनुपजाऊ होना तथा आर्यों का वहाँ से निर्मूल हो जाना आदि इस मत के स्वीकार करने में कठिनाई उत्पन्न अवश्य करते हैं, क्योंकि आर्यों के आदि देश में जल की कमी न थी और वह बड़ा ही उपजाऊ तथा संपन्न देश था। आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार में उत्तर प्रदेश आर्यों का देश था। अपने मत के समर्थन में तिलक जी ने वेदों तथा अवेस्ता का सहारा लिया। ऋग्वेद में 6 महीने की रात तथा 6 महीने का दिन का वर्णन है। वेदों में उषा की स्तुति की गई है, जो बड़ी लंबी होती थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी सब हम जान लेंगे कि यह सब बातें केवल उत्तरी ध्रुव प्रदेश में पाई जाती हैं। अवेस्ता में यह भी लिखा है कि उनके देवता अहुरमंद ने जिस देश का निर्माण किया था उसमें 10 महीने सर्दी और केवल 2 महीने ही गर्मी पड़ती थी। इससे यह पता लगता है कि वह प्रदेश कहीं उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निकट ही रहा होगा। अवेस्ता में यह भी लिखा है कि उस प्रदेश में एक बड़ा तुषारपात हुआ, जिससे उन लोगों को अपनी जन्मभूमि त्याग देनी पड़ी। तिलक जी का लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जिस समय आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे उन दिनों वहाँ पर बर्फ़ न थी और वहाँ पर सुहावना वसंत रहता था। कालांतर में वहाँ पर बड़े जोरों की बर्फ़ गिरी और संभवतः इसी उल्लेख अवेस्ता में किया गया है। इस तुषारपात के कारण आर्यों ने अपनी जन्मभूमि को त्याग दिया। उनकी एक शाखा ईरान को और दूसरी भारतवर्ष को चली गई। यहाँ से चले जाने पर भी वे लोग अपनी मातृभूमि का विस्मरण न कर सके और इसी से उन्होंने इसका गुणगान अपने धर्म ग्रंथों में किया है। तिलक जी के मत के बहुत कम समर्थक हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय सिद्धांत। कुछ विद्वानों के विचार में भारत आर्यों का आदि देश था और वे कहीं बाहर से नहीं आए थे, जैसे कि डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है। अब आर्यों के आक्रमण और भारत के मूल निवासियों के साथ उनके संघर्ष की परिकल्पना को धीरे धीरे त्याग दिया जा रहा है। श्री अविनाश चंद्र दास के विचार में सप्त सिंधु ही आर्यों का देश था। कुछ अन्य विद्वानों के विचार में कश्मीर तथा गंगा का मैदान आर्यों का देश था। भारतीय सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि आर्य ग्रंथों में आर्यों के कहीं बाहर से आने की चर्चा नहीं है और न ही अनुश्रुतियों में ही कहीं बाहर से आने की ओर संकेत मिलता है। इन विद्वानों का यह भी कहना है कि वैदिक साहित्य आर्यों का साहित्य है। यदि आर्य सप्त सिंधु में कहीं बाहर से आए तो इनका साहित्य अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। ऋग्वेद की भौगोलिक स्थिति में भी यही प्रकट होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वालों का मूल स्थान पंजाब तथा उसके समीप का ही देश था। आर्य साहित्य से हमें यह पता लगता है कि प्राचीन आर्य गेहूँ तथा जौ का बहुत प्रयोग किया करते थे और यही उनका खाद्यान्न था। यह ध्यान देने की बात है कि पंजाब में इन दिनों अन्नों का ही बाहुल्य था, अतएव यही आर्यों का आदि देश रहा होगा। इस मत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऐतिहासिक युग में बाहर से भारत में विभिन्न जातियों के आने के प्रमाण मिलते हैं, परंतु एक भी जाति के भारत से बाहर जाने का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी कठिनाई यह है कि बाहर जाने के स्थान पर वे शेष भारत में ही क्यों न फैल गए। तीसरी कठिनाई यह है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न तथा अधिक प्राचीन है। जब सिंधु प्रदेश की प्राचीनतम सभ्यता अनार थी, तब सप्त सिंधु कैसे आर्यों का आदि देश हो सकता था। इस प्रकार से निष्कर्ष यह निकलता है कि आर्यों के आदि देश के संबंध में
जितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वे सभी संदिग्ध हैं, क्योंकि किसी भी सिद्धांत के समर्थन में अकाट्य तर्क उपस्थित नहीं किए जा सकते। आर्यों का विस्तार, यद्यपि आर्यों के मूल निवास का ठीक ठाक पता नहीं लग सका है, परंतु इतना तो निश्चित है कि अंत में जनसंख्या में वृद्धि हो जाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उन्हें अपना आदि देश त्याग देना पड़ा। यह भी निश्चित है कि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर वह किसी निर्जन तथा उपजाऊ प्रदेश में नहीं गए, वरन वह जहाँ गए वहाँ की भूमि उपजाऊ थी और वहाँ के मूल निवासियों के साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ा। यही मूल निवासी अनार्य कहलाए, क्योंकि वह डील डौल, रंग रूप, रहन सहन आदि में आर्यों से भिन्न थे। चूँकि आर्यों ने इस अनार्यों को परास्त कर उन्हें अपना दास या सेवक बना दिया, अतएव आर्यों ने अनार्यों को दास प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आर्यों की एक शाखा पश्चिमी की ओर बढ़ी और धीरे धीरे वह यूनान पहुँच गई। कालांतर में यह लोग यूनानी आर्य कहलाने लगे और यहीं से वे लोग यूरोप से अन्य देशों में फैल गए। आर्यों की दूसरी शाखा पर्यटन करती हुई ईरान पहुँची, जिसे फारस भी कहते हैं। ये लोग ईरानी आर्य कहलाए। तीसरी शाखा का प्रसार भारतवर्ष में हुआ। ईरानी तथा भारतीय आर्यों में बड़ी समानता है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि आर्यों की यह दोनों शाखाएं कभी एक ही स्थान पर निवास करती रही होंगी। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि जो भारतीय आर्यों के देवता हैं, ईरानी आर्यों के भी देवता थे। ईरानी आर्यों का धर्मग्रंथ अवेस्ता कहलाता है और इनके प्रधान देवता अहुरमंद हैं। विद्वानों की धारणा है कि अहुर शब्द का रूपांतर असुर है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है। संभवतः देवासुर संग्राम, जिसका वर्णन भारतीय आर्यों के साहित्य में मिलता है, ईरानी तथा भारतीय आर्यों का ही संघर्ष था। इस प्रकार भारतीय आर्य देव और ईरानी आर्य असुर कहलाए। अब भारतीय आर्यों के भारत के अन्य भागों में प्रसार का परिचय दे देना आवश्यक है। नंबर 1, सप्त सिंधु में निवास। भारतीय आर्य चाहे भारत के मूल निवासी रहे हों और चाहे विदेशों से भारत में आए हों, परंतु इतना तो निश्चित है कि प्रारंभ में वे सप्त सिंधु नामक प्रदेश में निवास करते थे और यहीं से वे शेष भारत में फैले। सप्त सिंधु वही प्रदेश था जिसे आजकल पंजाब के नाम से पुकारा जाता है। पंजाब का शुद्ध नाम है पंचाम्बु, जिसका अर्थ है 7 नदियों का देश। उन दिनों इस प्रदेश में 7 नदियाँ पाई जाती थी। उसमें से 5 तो अब भी विद्यमान है और 2 नदियाँ, जिनका नाम सरस्वती तथा दृश्यद्रियता द्वितीया तथा विलुप्त हो गई हैं। प्राचीन आर्यों ने अपने ग्रंथों में इसी सप्त सिंधु का गुणगान किया है। इसी जगह उन्होंने वेदों की रचना की थी और यहीं पर उनकी सभ्यता तथा संस्कृत का सृजन हुआ था। यहीं से भारतीय आर्य शेष भारत में फैले थे। दूसरा आता है ब्रह्मावर्त में प्रवेश। ब्रह्मावर्त में प्रवेश जो है वह सप्त सिंधु से आर्य लोग पूर्व की ओर बढ़े। सप्त सिंधु से प्रस्थान करने के इनके 2 प्रधान कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह हो सकता है कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई, जिससे इन्हें नए स्थान को खोजने की आवश्यकता पड़ी। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि अपनी सभ्यता तथा संस्कृत का प्रसार करने के लिए यह लोग आगे बढ़े। सप्त सिंधु से पलायन प्रवृत्ति का जो भी कारण रहा हो, इतना तो निश्चित है कि वह बड़ी मंद गति से आगे बढ़ी, क्योंकि अनार्यों के साथ उन्हें भीषण संघर्ष करना पड़ा। अनार्यों से अधिक बलिष्ठ, वीर, साहसी तथा रणकुशल होने के कारण इन लोगों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली और कुरुक्षेत्र के सन्निकट के प्रदेश पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रदेश को उन्होंने ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा है। ब्रह्मार्ष देश में प्रवेश। अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेने से आर्यों का उत्साह बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी युद्ध यात्रा जारी रखी। अब उन्होंने आगे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान, गंगा तथा यमुना के 2 आप तथा उनके निकटवर्ती प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन संपूर्ण प्रदेश को उन्होंने ब्रह्मार्ष देश के नाम से पुकारा है। मध्य प्रदेश में प्रवेश। ब्रह्मार्ष देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेने के बाद ये लोग आगे बढ़े और हिमालय तथा विंध्य पर्वत के मध्य की भूमि पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस प्रदेश का नाम आर्यों के मध्य प्रदेश रखा।
सुदूर पूर्व में प्रवेश। बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व का भाग आर्यों के प्रभाव से बहुत दिनों तक मुक्त रहा, परंतु अंत में उन्होंने इस भूभाग पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और संपूर्ण उत्तरी भाग को उन्होंने आर्यावर्त के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, दक्षिण पथ में युद्ध। विंध्य पर्वत तथा घने वनों के कारण दक्षिण भारत में बहुत दिनों तक आर्यों का प्रवेश न हो सका। इन गहन वनों तथा पर्वतमालाओं को पार करने का साहस सर्वप्रथम ऋषियों तथा मुनियों ने किया। कहा जाता है कि सबसे पहले अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में गए थे। इस प्रकार के आर्यों की दक्षिण विजय केवल सांस्कृतिक विजय थी, वह राजनीतिक विजय न थी। धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में आर्य लोग पहुंच गए और उनके कोने कोने में आर्य सभ्यता तथा संस्कृत का प्रचार हो गया। दक्षिण भारत को आर्यों ने दक्षिण पथ के नाम से पुकारा है। 10 राजाओं का युद्ध। प्राचीन आर्यों का कोई विशाल संगठित राज्य न था, वरन वे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, जिनमें प्रायः संघर्ष हो जाया करता था। फलतः आर्यों को न केवल अनार्यों से युद्ध करना पड़ा, वरन उनमें आपस में भी युद्ध हो जाया करता था। ऋग्वेद में इस प्रकार के एक युद्ध का वर्णन है, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा गया। इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया गया। सरस्वती नदी के किनारे भारत नाम का एक राज्य था, जिस पर सुदास नामक राजा शासन करता था। विश्वामित्र के इस राजा के पुरोहित थे। अनबन हो जाने के कारण सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र बड़े अप्रसन्न हुए और सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं को संगठित करके युद्ध छोड़ दिया, परंतु युद्ध में सुदास को ही विजय प्राप्त हुई। इसी प्रकार के अन्य युद्ध भी आर्यों में आपस में हुआ करते थे। ऊपर आर्यों की राजनीतिक विजय का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब उनके जो ये हमने बताया है, उपरोक्त भाषा में वर्णन कर दिया है। सांस्कृतिक जीवन का भी थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक रहेगा। अब इसमें जो है नेक्स्ट बार हम वैदिक ग्रंथ और संहिता अथवा वेद पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें ऋग्वेद भी है, आपका सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आख्याकक, उपनिषद, इस प्रकार के सभी लोगों के बारे में हम आपको परिचय कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहें।